नमस्कार दोस्तों, डेट देखो आज की 15 जून 2024 है और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो हमारी डिस्कशन ना थोड़ी लेट हो गई। कल आपको जैसे पता है प्रीलिम का एग्ज़ाम है 16 जून को, तो इसी वजह से ना जिनका कल एग्ज़ाम है उनके साथ में अलग से एक सेशन था, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, इस वजह से डिस्कशन हमारी लेट हो गई। और देखो आप में से भी मतलब मुझे लगता नहीं कि जिनका कल एग्ज़ाम होगा वो शायद एडिटोरियल की डिस्कशन अभी देख रहा होगा, लेकिन अगर कोई है ऐसा जो ये डिस्कशन देख रहा है जिसका कल एग्ज़ाम है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम दीजिए और देखो सब कुछ बढ़िया होगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, अपना बेस्ट दीजिए। कोट देखो आज का है थॉमस जेफरसन का, इन मैटर्स ऑफ स्टाइल स्विम विद करंट, इन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल स्टैंड लाइक ए रॉक। कोट देखो ये है, देखो स्टाइल के मामले में ना जो स्टाइल ट्रेंड में हो आप उनको फॉलो कीजिए, चाहे वो कपड़े हों, इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स हों, स्मार्टफोन का चलन है तो स्मार्टफोन यूज़ कीजिए, जिन कपड़ों का चलन है वो कपड़े फॉलो कीजिए। लेकिन देखो प्रिंसिपल्स के मामले में ना करंट ट्रेंड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल्स के मामले में चट्टान की तरह सॉलिड खड़े रहो, नो मतलब नो। खास करके देखो इसको आप ना सिविल सर्वेंट्स के साथ में रिलेट करोगे। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स आपको मिलेंगे जैसे अशोक खेमका हैं, बहुत बार उन पे प्रेशर डाला गया, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए दबाव डाला गया, पैसे ऑफर किए गए, लेकिन वो चट्टान की तरह, रॉक की तरह खड़े रहे। अपने वैल्यूज़, अपने एथिक्स, इंटीग्रिटी, इन सब के साथ में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आज देखो टोटल 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सैटरडे को कम आर्टिकल्स आते हैं लेकिन अलग अलग न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे लाइव मिंट का। रशिया के ऊपर वेस्ट के द्वारा सैंक्शंस लगाए गए, लेकिन देखो रशिया ने ना उन सैंक्शंस को अवॉइड किया, एशिया के साथ अपना ट्रेड इंक्रीज करके। और किन किन मेथड्स का सहारा लिया रशिया ने वेस्ट के सैंक्शंस को अवॉइड करने के लिए। लेकिन कल को देखो अगर रशिया के ऊपर सैंक्शंस सफल नहीं हुए, कल को वेस्ट ने चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाए, तो क्या वो सफल होंगे? आंसर है नो। डिटेल से इस इशू को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद शशि थरूर का ये आर्टिकल फेडरलिज्म से संबंधित है, थोड़ी पॉलिटिक्स है इसमें, लेकिन जो भी फेडरलिज्म से संबंधित पॉइंट्स निकलते हैं जो हम आंसर्स में यूज कर सकते हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। और सबसे लास्ट जो आर्टिकल है आज का वो देखो लाइव स्टॉक से संबंधित है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कैसे एशिया रशिया की मदद कर रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट वार को जारी रखने में। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2 साल पूरे हो गए ऑलमोस्ट जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, और जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया ना, वेस्ट ने और ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए रशिया के अगेंस्ट। जैसे रशिया से कोई ऑयल परचेज नहीं करेगा, रशिया को कोई सेमीकंडक्टर चिप या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, आजकल ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में ये सेमीकंडक्टर चिप वगैरह, इंटीग्रेटेड सर्किट ये इस्तेमाल होते हैं ना, तो वेस्टर्न कंट्रीज ने रोक लगा दी कि कोई भी देश रशिया को ये सब चीज़ें सप्लाई नहीं करेगा। मतलब पूरी कोशिश की गई थी कि रशिया को वर्ल्ड में अलग थलग किया जा सके, आइसोलेट किया जा सके। इवन देखो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के आदान प्रदान के लिए जो एक नेटवर्क होता है ना स्विफ्ट, वहां से भी रशिया को निकाल दिया गया। रशिया के टॉप ऑफिशियल्स पे सैंक्शंस लगा दिए गए, वेस्टर्न कंट्रीज ने उनको वीजा देने से मना कर दिया। इस प्रकार के अनेकों सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाए गए थे। बट देखो क्वेश्चन ये उठता है, इन सैंक्शंस का कितना असर पड़ा? क्या वास्तव में रशिया को वर्ल्ड में अलग थलग किया जा सका, आइसोलेट किया जा सका? आंसर है नो। देखो एक तरफ जहां रशिया का वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में ट्रेड कम हो गया, दूसरी तरफ रशिया का ना एशियन कंट्रीज के साथ में ट्रेड एकदम से बढ़ गया। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में एशिया कितना कंट्रीब्यूट करता है, 40% तो देखो पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में एशिया कंट्रीब्यूट करता है। तो रशिया का ट्रेड ना यूरोप से शिफ्ट हो गया एशिया में। और देखो ये तब है जब एशिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में से 3 इकोनॉमीज, एशिया की टॉप 5 इकोनॉमीज कौन कौन सी हैं? इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। इन 5 में से ना 3 तो ऐसे हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इन्होंने भी ना वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस को माना और रशिया से ट्रेड करना बंद कर दिया। बावजूद इसके देखो आज के समय में रशिया का
एशिया के साथ में बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है। आप एग्जाम्पल देखिए, रशिया और चाइना के बीच में ट्रेड पिछले साल के कंपैरिजन में 29% इंक्रीज हो गया, और उससे अगले साल तो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया होगा, लेटेस्ट आंकड़े नहीं है। चाइना और हांगकांग, ये दो देश हैं, हांगकांग अलग से हालांकि देश नहीं है, चाइना कहता है ये हमारा हिस्सा है। चाइना और हांगकांग ये दोनों सबसे ज़्यादा आज के समय में सेमीकंडक्टर चिप्स और इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसी सप्लाई करते हैं रशिया को। इसके अलावा चाइना आज के समय में रशिया को सबसे ज़्यादा कार और स्मार्टफोन्स ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है। और बात सिर्फ देखो चाइनीज स्पोर्ट की नहीं है, मैं आपको बताऊं, इवन देखो ताइवान से भी, ताइवान तो यूएस का साथी है, ताइवान से भी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स जो हैं रशिया जा रही हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं जा रही। पहले टर्की जाती हैं, ताइवान से टर्की और बाद में टर्की से रशिया। उसी प्रकार से रशिया को कोई सामान मंगवाना हो ना, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस हैं, तो कई सारी चीज़ों को रशिया डायरेक्टली नहीं मंगवा पाता, इंपोर्ट नहीं कर पाता। तो पहले वो चीज़ कजाकिस्तान में आती है, कजाकिस्तान के थ्रू रशिया में जाती है, पहले किर्गिस्तान आएगी और किर्गिस्तान से फिर रशिया में जाएगी। इस प्रकार के पैरेलल इंपोर्ट चल रहे हैं। रशिया को जिस भी सामान की आवश्यकता होती है रशिया को मिल जाता है, तो सैंक्शंस का कोई असर नहीं है, और रशिया अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट भी कर पा रहा है। जैसे ऑयल की बात करें, पहले रशिया ऑयल ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था यूरोप को, बट अब यूरोप रशिया से कम ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, तो फिर ना एशिया ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट कर रहा है रशिया से। इवन हमारा देश क्योंकि सस्ता तेल मिल रहा है तो ज़्यादा तेल इंपोर्ट कर रहा है रशिया से। हमारे विदेश मंत्री ने तो बोल भी दिया था साफ साफ कि देखो हमें जहाँ से मिलेगा हम लेंगे, हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। आप भी तो अपने नेशनल इंटरेस्ट देखते हो, तो इसलिए आप हमें उपदेश नहीं दीजिए कि हाँ रशिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट वार छेड़ा इसलिए आप इनसे तेल मत परचेज कीजिए। इवन आप देखो सिंगापुर का एग्जांपल लीजिए। सिंगापुर एक ऐसा देश है जो जायंट है ऑयल ट्रेडिंग के मामले में, मतलब एक बहुत बड़ा प्लेयर है ऑयल ट्रेडिंग के मामले में या फिर ऑयल रिफाइनिंग के मामले में, और वर्ल्ड का सबसे व्यस्त बंकरिंग पोर्ट भी सिंगापुर में है। अब देखो सिंगापुर भी वेस्ट का साथी है, वेस्टर्न कंट्रीज का दोस्त है, तो सिंगापुर ने वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस को तो मान लिया, लेकिन सिंगापुर बोला कि भैया हम ऑयल को कवर नहीं करेंगे, ऑयल हम रशिया से परचेज करते रहेंगे। तो देखो कितनी बड़ी बात है। वेस्ट ने कहा रशिया से हम आपका ऑयल नहीं परचेज करेंगे, लेकिन एशिया बोला कि हम आपको ऑयल परचेज करेंगे, और रशिया का काम वैसे का वैसा चल रहा है, रशिया को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इवन देखो एक बात बोलूं, एशिया में ना रशिया का तेल का जो इंपोर्ट है ना वो डबल हो गया है मई 2023 आते आते। कई बार ना क्या किया जाता है कि आधा तेल कहीं और से इंपोर्ट कर लिया, आधा रशिया से इंपोर्ट कर लिया, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया और एक अलग से लोगो वगैरह लेके अलग ब्रांड के थ्रू वो तेल बेच दिया। ऐसा भी करते हैं कुछ देश। एक चीज मैं आपको बताता हूं, राइटर बोलते हैं कि देखो वेस्टर्न कंट्रीज को भी पता है कि रशिया का काम चल रहा है, तो वेस्टर्न कंट्रीज के पास में ना एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगाए जाएं। मतलब वो देश अभी जो रशिया के साथ डील कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिंगापुर, इंडिया, इनके खिलाफ भी सैंक्शंस लगाए जाएं। इन्हें बोलेंगे हम सेकेंडरी सैंक्शंस, क्योंकि प्राइमरी सैंक्शंस किसके अगेंस्ट? रशिया के अगेंस्ट। अब जो रशिया के साथ ट्रेड करेगा तो उसके ऊपर भी वेस्ट जो है सैंक्शंस लगा सकता है, ताकि डर पैदा करने के लिए कि देखो भैया आपने रशिया के साथ ट्रेड किया तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। इस प्रकार का डर वेस्ट पैदा कर सकता है। लेकिन ना वेस्ट यानी खास करके यूएस जानबूझ के सेकेंडरी सैंक्शंस लगाता नहीं है। क्यों नहीं लगाता? क्योंकि देखो वेस्ट को भी पता है अगर एशिया रशिया से तेल नहीं परचेज करेगा तो इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और उसका असर फिर वेस्ट के कंज्यूमर्स पर भी पड़ेगा। इसलिए वेस्ट ने ना जानबूझ के अपनी आंखें बंद की हुई है, क्योंकि ये देखो उसकी मजबूरी है। वेस्टर्न कंट्रीज को अपने सिटीजन्स को जवाब देना पड़ता है कि हम रशिया से डील नहीं करेंगे, तो दिखाने के लिए वो उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। लेकिन जानबूझ के ना वेस्टर्न कंट्रीज सेकेंडरी सैंक्शंस नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है
अगर रशिया का तेल कुछ देश नहीं परचेज करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की सप्लाई की कमी हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी और इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे और इसका असर उनके सिटीजन्स पर भी होगा। लास्ट में देखो राइटर ये बोलते हैं, अगर देखो वेस्ट सेकेंडरी सैंक्शंस लगा भी दे, मतलब उन देशों के अगेंस्ट भी सैंक्शंस लगा दे जो अभी रशिया से ट्रेड कर रहे हैं, तो देखो इससे ना वेस्ट को ही नुकसान होगा। वेस्ट को नुकसान इस प्रकार से होगा, एक तो डॉलर की डोमिनेंस खत्म हो जाएगी, वो देश फिर रशिया से दूसरी करेंसीज में डील करने लगेगा। समझ गए? मतलब डॉलर डोमिनेटेड सिस्टम को नुकसान पहुंचेगा अगर यूएस सेकेंडरी सैंक्शंस लगाता है। दूसरा देखो, अभी ना एशिया का जो कंट्रीब्यूशन है ना ग्लोबल इकोनॉमी में काफी ज्यादा है, तो यूएस ना सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने की भूल नहीं कर सकता, एशिया को नाराज करने की गलती नहीं कर सकता। और एक चीज आप ये देखिए, अभी तो देखो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए यूएस ने और कई सारे देशों ने इन सैंक्शंस को मानने से इनकार कर दिया। अगर कल को यूएस चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाता है तो कोई देश उसे मानेगा भी, मुश्किल नजर आता है फिलहाल की सिचुएशन में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल फेडरलिज्म से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शशि थरूर कांग्रेस के सांसद हैं, उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। लेकिन देखो हम पॉलिटिक्स वाले पॉइंट्स नहीं उठाएंगे, सिर्फ वही पॉइंट्स उठाएंगे जो फेडरलिज्म से रिलेटेड हैं। राइटर देखो ये कहते हैं, पिछले 10 सालों में बहुत सारे फेडरलिज्म संबंधित इश्यूज सुर्खियों में आए और जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स है ना, उनका यह आरोप है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना अपने हाथों में पावर को सेंट्रलाइज किया है और स्टेट से उनकी पावर छीनी है। कुछ इश्यूज राइटर एग्जांपल्स के तौर पे बताते हैं, जैसे देखो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023 आया दिल्ली से पावर छीनने के लिए। इसके अलावा सरकार कहती है कि देखो हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास करते हैं, मतलब स्टेट और सेंटर मिलके काम करेंगे। बट देखो पिछले कुछ सालों में जो फेडरलिज्म का मॉडल देखने को मिला ना, वो कॉम्बेटिव फेडरलिज्म का मॉडल देखने को मिला, जिसमें सेंटर और अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स आपस में लड़ रहे हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को मजबूर कर रहा है, फोर्स कर रहा है अपनी बात मनवाने के लिए। मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बजाय कॉम्बेटिव और कोर्सिव फेडरलिज्म का मॉडल। फिर देखो राइटर आरोप लगाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में ना हिंदी इंपोज करने की कोशिश की साउथ इंडिया के राज्यों पर, और जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं वहाँ पे लीडर्स के अगेंस्ट एजेंसीज या फिर इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज़ किया। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जहाँ पे आरोप प्रत्यारोप हों पॉलिटिशियंस के बीच में। नेक्स्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाला आर्टिकल तो हमने डिस्कस किया था कि स्टेट्स का ये कहना है, खास करके अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स का, कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ना हमें पैसा नहीं रिलीज किया जा रहा है। मतलब डिजास्टर आने के बावजूद डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हमें जो पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। यह आरोप देखो केरला ने भी लगाया, तमिलनाडु ने भी लगाया। फिर राइटर बोलते हैं पीएम केयर फंड में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जबकि देखो स्टेट रन चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में पैसा ज़्यादा नहीं आ रहा है पीएम केयर फंड बनने के बाद में। और जिस हिसाब से स्पेशल स्टेटस हटाया गया जम्मू एंड कश्मीर से, वो प्रोसीजर सही नहीं था, कंसल्टेशन नहीं किया गया। अब राइटर के अपने पॉइंट्स हैं देखो, इसलिए मैंने बोला ना सारे एग्जाम में यूज होने लायक नहीं है। ये एक सही पॉइंट है। स्टेट्स का आरोप ये है कि अब ना सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सेस लगा रही है। सेस लगाने का फायदा ये होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उनको ना सेस से मिला रेवेन्यू ना शेयर नहीं करना पड़ता स्टेट्स के साथ में। तो ज़्यादा सेस लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ज़्यादा ऐसा रेवेन्यू मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को जिसे उसे शेयर नहीं करना पड़ेगा स्टेट्स के साथ में। लेकिन स्टेट्स को तो नुकसान है ना। फिर देखो राइटर ये भी बोलते हैं, अब देखो ये डिसाइड हुआ था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कि 2026 के बाद जो भी फर्स्ट सेंसस कंडक्ट होगा ना, उसके आधार पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डीलिमिटेशन होगा हमारे देश में। अभी तक देखो 1971 के सेंसस के आधार पे हमारे देश में अलग अलग राज्यों को लोकसभा की सीट्स मिली हुई हैं। बट देखो लेटेस्ट पॉपुलेशन कंसीडर करेंगे ना,
तो साउथ इंडिया के राज्यों की जो सीट्स हैं वो कम हो जाएंगी क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम हो गई है, और नॉर्थ इंडिया के राज्यों की सीट्स बढ़ जाएंगी क्योंकि वहाँ पे पिछले 50 सालों में पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो इसको लेके साउथ इंडिया के राज्यों के कंसर्न्स हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए अभी तक कुछ खास किया नहीं है। फिर राइटर ये बोलते हैं, देखो नॉर्थ इंडिया के राज्यों की सीट्स बढ़ गई तो इसमें रूलिंग पार्टी का फायदा है, उनको यहां से ज़्यादा सीट मिलेंगी। हालांकि शशि थरूर भूल गए, यूपी में इस बार रूलिंग पार्टी की ज़्यादा सीट्स नहीं आई। खैर इनका इशारा वैसे ओवरऑल हिंदी भाषी बेल्ट पर था। फिर नेक्स्ट पॉइंट में शशि थरूर ये बोलते हैं, देखो 15th फाइनेंस कमीशन जब गठित किया गया था ना, तो 15th फाइनेंस कमीशन में भी जो फॉर्मूला दिया ना रेवेन्यू को डिवाइड करने के लिए विभिन्न राज्यों के बीच में, तो 15th फाइनेंस कमीशन ने यह बोला कि हम 2011 के सेंसस की पॉपुलेशन को कंसीडर करेंगे, ना कि 1971 के सेंसस की पॉपुलेशन को। तो पॉइंट वही है, 2011 के सेंसस की पॉपुलेशन को कंसीडर किया जाएगा तो साउथ इंडिया के राज्य नुकसान में और नॉर्थ इंडिया के राज्य फायदे में। फिर राइटर बोलते हैं, देखो नॉर्थ इंडिया के राज्यों ने अच्छा काम नहीं किया पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने में, साउथ इंडिया के राज्यों ने अच्छा काम किया, तो अच्छे काम की उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। साउथ इंडिया के राज्य समझते हैं कि हाँ फेडरलिज्म में देखो रिसोर्सिस का इक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करना जरूरी है, अदरवाइज देखो अमीर राज्य और अमीर होते जाएंगे, गरीब राज्य और ज़्यादा गरीब होते जाएंगे। बट उन्होंने जो अच्छा काम किया है इसके लिए उन्हें पनिश ना किया जाए। फिर राइटर बोलते हैं 10 जून 2024 को उत्तर प्रदेश को 25,069 करोड़ दिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये देखो इतना रेवेन्यू है, मतलब इतना अमाउंट है, इतना तो देखो 5 साउथ इंडिया के राज्यों को मिला के भी नहीं रिसीव हुआ। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा अमाउंट किसको दिया गया, रेवेन्यू दिया गया बिहार को, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश को। अगर आप यूपी और बिहार को जितना पैसा मिला दोनों को मिला दोगे ना, इतना तो पूरे देश को नहीं मिला। तो इसके बाद राइटर ये बोलते हैं कि देखो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो साउथ इंडिया के राज्यों को विरोध करना पड़ता है, आवाज़ उठानी पड़ती है। और अभी तो तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू वो भी कोलिशन में शामिल हैं, तो उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए। और इसके अलावा देखो फेडरलिज्म में चाहिए कि एक ऐसी बॉडी का सहारा लिया जाए जहां पे ना सेंटर और स्टेट मिल के डिसीजन लें, और इसके लिए सबसे उपयुक्त बॉडी है इंटर स्टेट काउंसिल, जहां पे देखो अलग अलग राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी इशू पे मिल के डिसीजन ले सकते हैं, जो कि आज के समय में हमारे देश में नहीं देखने को मिलता। रेयरली ऐसा होता है कि सेंटर और स्टेट मिल के कोई डिसीजन ले। जीएसटी के दौरान लास्ट देखने को मिला था जब सहमति बनी थी सेंटर और स्टेट्स के बीच में कि हाँ जीएसटी लेके आते हैं। उसके बाद रेयरली आपने देखा होगा कि किसी इशू पे स्टेट्स और सेंटर दोनों बैठे और उन्होंने मिल के कोई डिसीजन लिया हो, नहीं लिया। लेकिन देखो ये फेडरलिज्म के लिए बहुत जरूरी है, समझ गए। तो ये सारे पॉइंट्स थे फेडरलिज्म से संबंधित इस आर्टिकल में। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे देश में लाइव स्टॉक सेक्टर से संबंधित है। लाइव स्टॉक सेक्टर मतलब पशुपालन। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में कुछ डेटा देखिए। देखो जो 20वां लाइव स्टॉक का सेंसस कंडक्ट हुआ था उसके अनुसार हमारे देश में लाइव स्टॉक की टोटल पॉपुलेशन है 537 मिलियन, यानी टोटल हमारे देश में 537 मिलियन पशु हैं। और इनमें से देखो ऑलमोस्ट 96% जो पशु हैं ना वो तो आपको रूरल एरियाज में देखने को मिलेंगे। अर्बन एरियाज में थोड़ी ना पशु देखने को मिलते हैं, बहुत कम। बट देखो दिक्कत ये है ग्रामीण इलाकों में पशु चिकित्सा एक मेजर चैलेंज है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो लाइव स्टॉक फार्मर्स हैं अपने पशु को ले जाते हैं दूर दराज के इलाकों में उस पशु का इलाज करवाने के लिए। तो इस वजह से रूरल एरियाज में अच्छी पशु चिकित्सा ना अवेलेबल होने की वजह से बहुत सारे पशु ऐसे होते हैं जो समय से पहले उनकी डेथ हो जाती है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है किसी ना किसी प्रकार के डिजीज की वजह से। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। चैलेंजेस देखो और भी हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। गांव में देखो ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती, लेकिन इसके साथ साथ इवन टेस्टिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं होती। अब आपको पता है जूनोटिक डिजीज तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब ऐसे डिजीज जो एनिमल से ह्यूमन बींग्स में फैलते हैं, ऐसे डिजीज की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। तो गांव में कम से कम टेस्ट करवाने की, पशुओं का टेस्ट हो सके वो फैसिलिटी तो अवेलेबल होनी चाहिए ना, लेकिन अभाव देखने को मिलता है। हमारे देश में
ज़्यादातर गांव में जो क्वैक होते हैं यानी झोला छाप डॉक्टर अनट्रेंड होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी दुकान ओपन करके बैठ जाते हैं, वो इलाज करते हैं पशुओं का। अब उनको पता नहीं कि दवाई अगर देनी है एनिमल को कितनी देनी है, कम मात्रा में देनी है, ज़्यादा मात्रा में देनी है। तो बहुत बार तो देखो वो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं और बहुत बार कम एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं। इसका रिजल्ट ये निकलता है पशुओं में ना एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप होने का मतलब ये है कि पहले पशु के ऊपर गोली का असर हो रहा था, टेबलेटली असर हो रहा था, लेकिन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस की वजह से गोली का असर होना ही बंद हो गया। तो ये होता है जब झोला छाप डॉक्टर पशु का इलाज करते हैं या फिर जो किसान है खुद से ही पशुओं को गोलियां वगैरह दे देते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट चैलेंज। देखो एम.के. जैन कमेटी रिपोर्ट में कहा गया था जो लाइव स्टॉक फार्मर्स है ना, उनको तो बाकी एग्रीकल्चर फार्मर्स के अपेक्षाकृत क्रेडिट यानी लोन काफ़ी मुश्किल से मिलता है, इंश्योरेंस भी इनका मुश्किल से होता है एज कंपेरिजन टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर फार्मर्स। और ज़्यादातर हमारे देश में जो लाइव स्टॉक फार्मर्स है ना, उनके पास 2 से लेकर 4 पशु तक हैं, मतलब छोटे किसान हैं लाइव स्टॉक फार्मर्स। और 70% जो इंडिया में मिल्क की सप्लाई होती है ना, वो उन फार्मर से होती हैं जिनके पास 5 से कम एनिमल हैं। अब सोच के देखिए, 5 से कम एनिमल हैं एक लाइव स्टॉक फार्मर के पास, अगर उसका पशु बीमार हो जाते हैं, ठीक से इलाज नहीं हो पाता है, कोई डिजीज इन्फेक्ट कर रहा है, तो प्रोडक्टिविटी का कितना लॉस होगा। यहां पे देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, अगर किसी पशु को मेस्टाइटिस है, मेस्टाइटिस देखो एक ऐसा डिजीज है जिसमें ब्रेस्ट टिश्यूज में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस डिजीज की वजह से एक दिन में कितने दूध का नुकसान होता है? 10 लीटर। अब 10 लीटर को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये हुआ 300 से लेके 350 रुपए का नुकसान हो जाता है एक दिन में। वैसे 30 से लेके 35 के बीच दूध का रेट सही है ना, जो ये अमूल वाले मदर डेयरी वाले ये तो काफ़ी महंगा बेचते हैं। खैर देखो ज़्यादातर फार्मर्स के लिए अगर किसी एनिमल को कोई डिजीज हो जाता है या फिर भगवान ना करे डेथ हो जाती है, तो उस फार्मर के लिए तो ना अपना जीवन यापन चलाना मुश्किल हो जाता है, ये दिक्कत है। और रूरल एरियाज में ना ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर के जो सेल्समैन है ना, उनकी संख्या इंक्रीज होती जा रही है। ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो, इससे आपका पशु की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो फार्मर्स कई बार ड्रग दे देते हैं एनिमल्स को प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के चक्कर में, लेकिन उसके काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, अलग अलग तरह के डिजीज से इन्फेक्ट हो जाते हैं पशु। तो ये सारे चैलेंजेस फार्मर्स फेस करते हैं लाइव स्टॉक सेक्टर में। अब बात करें सरकार क्या कर रही है। सरकार का एक प्रोग्राम है लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। जैसा कि देखो नाम से ही जाहिर है, इस प्रोग्राम में सरकार का फोकस है ग्रामीण इलाकों में पशुओं को वेटनरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं, यानी पशु चिकित्सा की जो सर्विसेज है ना वो प्रोवाइड की जाए मोबाइल वेटनरी यूनिट्स की सहायता से। मोबाइल वेटनरी यूनिट्स क्या होते हैं? 4 पहियों का व्हीकल होता है जिसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, जैसे एक डॉक्टर होता है जो वेटनरी डॉक्टर होता है, एक पैरा वेटनरी डॉक्टर होता है, एक ड्राइवर कम अटेंडेंट होता है, काफ़ी सारे टेस्ट करने की फैसिलिटी उपलब्ध होती है उस व्हीकल में, ड्रग्स उपलब्ध होती हैं। जैसे आप तस्वीर भी देख लीजिए, इस प्रकार के व्हीकल होते हैं और इसमें काफ़ी सारी सर्विसेज होती हैं, एक प्रॉपर स्टाफ होता है जिसमें वेटनरी डॉक्टर, पैरा वेटनरी और ड्राइवर कम अटेंडेंट ये सारे लोग होते हैं। तो ये जो मोबाइल वेटनरी यूनिट्स है ना, इस प्रकार की गाड़ियाँ, ये देखो बहुत काम की हैं। जैसा शुरुआत में हमने डिस्कस किया कि ग्रामीण इलाकों में अच्छे वेटनरी हॉस्पिटल्स उपलब्ध नहीं हैं, तो ये जो गाड़ियाँ हैं ना, ये ग्रामीण फार्मर्स के घरों में जाके पशुओं का इलाज कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये नया कंसेप्ट है, इससे पहले भी सरकार लाइव स्टॉक फार्मर्स को डोर स्टेप सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, लेकिन वो सर्विसेज ना ज़्यादातर वैक्सीनेशन, लाइव स्टॉक की वैक्सीनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, आर्टिफिशियल ढंग से स्पर्म जो है फीमेल के सर्विक्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो पहले इस प्रकार की सर्विसेज पे ज़्यादा फोकस हुआ करता था, लेकिन अब जो ये मोबाइल वेटनरी यूनिट्स है ना, इनमें तो प्रॉपर स्टाफ है, काफ़ी तरह के टेस्ट कर सकती हैं, काफ़ी तरह के ड्रग्स होते हैं इलाज के लिए, तो ये ज़्यादा रिसोर्सफुल हैं इस प्रकार की यूनिट्स। तो ये जो प्रोग्राम है ना जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, जिसके तहत इस प्रकार की गाड़ियाँ लॉन्च की जाती हैं, प्रोग्राम का नाम क्या है बताइए? अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, LHNDC यानी कि लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल। तो इस स्कीम में देखो
ये प्लान किया गया है कि हर 1 लाख एनिमल्स के पीछे कम से कम एक मोबाइल वेटनरी यूनिट हो। लेकिन अगर टेरेन डिफिकल्ट है तो मोबाइल वेटनरी यूनिट्स की जो संख्या है वो इंक्रीज भी की जा सकती है। वे फॉरवर्ड में ये कहा जाता है, अब देखो हमारे देश में विभिन्न राज्य ये वो मोबाइल वेटनरी यूनिट्स का जो कंसेप्ट है ना वो धीरे धीरे अडोप्ट कर रही हैं, तो बहुत सारे वेटनरी डॉक्टर्स और उनके असिस्टेंट्स को रोजगार भी मिलेगा। अब तो जब ये कोविड-19 की महामारी आई तो पशु चिकित्सा के सेक्टर में भी नई नई इनोवेशंस आई, जैसे वीडियो कंसल्टेशन सेशन। इस वीडियो कंसल्टेशन सेशंस की सहायता से दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में कोई पशु है तो पशु का जो फार्मर है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से पशु चिकित्सक से राय ले सकता है कि क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में जब पशु बीमार है। तो कहने का मतलब ये है, आने वाले समय में देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और ज़्यादा देखने को मिलेगी इस लाइव स्टॉक सेक्टर में। और लाइव स्टॉक सेक्टर में अभी फिलहाल इनोवेशंस का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है और उसी का ये एक एग्जाम्पल है मोबाइल वेटनरी यूनिट्स। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। लास्ट में देखो ये क्वेश्चन देख लीजिए, लाइव स्टॉक से संबंधित क्वेश्चन है, ये आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में pwonline.com पे जाके। डिस्कशन खत्म करने से पहले एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं उन लोगों को जिनका कल प्री का एग्ज़ाम है, बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।